नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है। इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देश की आम जनता को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। सभी देश के आम बजट पर टकटकी लगाए रहते हैं कि बजट में उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। कोशिश सरकार की भी होती है कि बजट लोक लुभावन हो, जनता को साधने का बजट हो। अब 23 जुलाई को 2024-2025 के लिए बजट पेश किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 16 जुलाई को पारंपरिक हलवा सेरेमनी भी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री भी बन जाएंगी। ये बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। मोदी सरकार के इस बजट से आमजन से लेकर उद्योग जगत को भी काफी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि आर्थिक विकास दर जारी रखने के लिए ढांचागत सुधारों को जारी रखना होगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी करना होगा, जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। अब मोदी 3.0 सरकार का बजट का खाका तैयार है। बजट उम्मीदों का बजट रहने वाला होगा, क्योंकि मोदी सरकार का पूरा फोकस विकसित भारत और 2047 पर है। ऐसे में अब की बार मोदी सरकार से जनता की उम्मीदें हजार हैं। ऐसे में सवाल भी यही है कि अमृतकाल का बजट क्या कमाल का होगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तेईस जुलाई को मोदी 3.0 सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर माना जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलान इस बजट में संभव हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने परंपरा के मुताबिक अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब पूर्ण बजट में सरकार से कई तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। बजट में सबसे ज्यादा आस आम टैक्स पेयर्स को राहत की है, तो वहीं देश की युवाओं, महिलाओं और किसानों को भी बजट को लेकर मोदी सरकार से काफी कुछ अपेक्षाएं हैं। लेकिन जिन योजनाओं पर सरकार का बजट फोकस हो सकता है, उसमें टैक्स में राहत और किसानों पर फोकस है। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार पर फोकस रह सकता है बजट। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 1 लाख की जा सकती है। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम की संभावना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2.0 में संशोधन। आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर हो सकता है बड़ा फैसला। एमएसएमई सेक्टर के लिए हो सकता है कई सौगातों का ऐलान। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें निर्मला सीतारमण ने अपने बजट को गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर फोकस किया था। लेकिन अब इस बार केंद्र में गठबंधन की सरकार है, जिसका बजट में असर दिख सकता है। लेकिन सरकार ने 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना देखा है, तो बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। कई सेक्टर्स में रिफॉर्म के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, सो बजट में उन राज्यों को भी साधने की कोशिश की जा सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो बजट का खाका तो तैयार है और 23 जुलाई का ये कह सकते हैं कि इंतजार है। उम्मीदें काफी होंगी और बिल्कुल होनी भी चाहिए। बहुत सारे अंतरिम बजट जब आया तब शायद बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन इस बजट से वाकई बहुत उम्मीदें होंगी। देखिए, थोड़ी सी चुनौती इस बात की भी होगी कि आप जिस संकल्प को लेकर चले हैं, 2047 तक आप विकसित भारत की बात करते हैं, तो आर्थिक रूप से भी आपको बहुत सारी चीजों के लिए प्लान करना होगा। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको लेकर आप क्या दे
दे रहे हैं, इन सब से इतर आप ने कुछ ऐसे मुद्दे रखे, चाहे वो रोजगार के हो या किसान हो या महिला सशक्तिकरण हो, सबसे बड़ा टैक्स, तो टैक्स में आप आम पब्लिक को क्या दे रहे हैं, क्या रियायत मिलेगी? तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट करती हैं। देखिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात हुई, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है वो एक आम भाषा में उसको कैसे समझ रही है, ये एक बड़ा चुनौती जैसा होगा। और मुझे यहाँ ये भी कहना पड़ेगा कि एक हलवा सेरेमनी तो इसलिए भी हुई है क्योंकि मुंह मीठा कराया गया। देखिए, जाहिर तौर पर एक तो पहली ऐसी वित्त मंत्री बनेगी, 7वीं बार वो बजट पेश करती हैं। दूसरा, जिस तरह से उस हलवे की मिठास थी, शायद ये कोशिश की गई होगी कि ये जो बजट होगा उसको भी ऐसे ही रखें कि सब उससे खुश हों। खैर, अब वो तो जब सामने आएगा तभी पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर क्या दिया सरकार ने और क्या नहीं। चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मलिक जावेद। मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और अर्थशास्त्री नवनीत गर्ग जुड़े हैं। नवनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, एक बड़ी चुनौती जैसा है, बड़ी जिम्मेदारी जैसा है, बहुत सारी चीजों को रखा गया है, कहते हैं ना एक खाका तैयार हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें बताइए जो जनता से कनेक्ट करती हुई इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। निश्चित तौर पर ये बजट बहुत ही आम जनता और सभी के लिए बहुत ही एक अहम होगा। इस बजट में प्रधानमंत्री ने विशेष ये चीजें देखी है कि इस बजट में सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कभी कभी कुछ कोई नाराज हो जाते हैं, कोई कहते हैं हमारे लायक ये नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें युवाओं को भी है, छात्रों को भी है, इंडस्ट्रियल वालों के लिए भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हैं उनके लिए भी इसमें बहुत अच्छा रखा गया है। सेना के लिए वो भी इसमें बहुत सशक्त बनाने के लिए। और एक जो बात मैं आपको अहम बताना चाहूंगा कि जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि जो केंद्रीय हमारे कर्मचारी हैं वो खास करके आप देखिए जो सैनिक हैं वो भी केंद्रीय कर्मचारी में आते हैं, वो कभी अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए कभी कोई मांग नहीं रखते हैं। उनको जो सरकार कर देती है वो उसी में संतुष्ट होते हैं। तो ये वेतन बढ़ोतरी उनकी शायद थोड़ा समय हो गया जब से नहीं हुई है, तो इसका ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है जिससे सैनिकों को भी कुछ मिले। क्योंकि सैनिक हमारे जितना बॉर्डर पर रह के कार्य कर रहे हैं, अपने परिवारों को पीछे छोड़ के बॉर्डर पे पड़े हैं, और कभी कभी तो ऐसा आता है कि वो वापस भी नहीं आते, वहीं पर जो है ना अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। मैं भी एक सैनिक हूँ, इस दर्द को बड़ा अच्छी तरह महसूस करता हूँ। तो मैं कहूंगा कि सैनिकों के लिए वाकई में बहुत अच्छा बजट होना चाहिए। जब वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए पीछे नहीं रहते हैं तो उनके पीछे जो परिवार है और उनके जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं तो उनमें सरकार को भी कहीं से कहीं कमी नहीं रखना चाहिए। तो ये बजट सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। मलिक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। मलिक जी, सबसे महत्वपूर्ण तो अभी हम इस चीज को लेकर चलें कि जो एक खाका तैयार किया गया है जिसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं कि किन चीजों पर फोकस हो सकता है, उसमें आम जनता को कितनी चीजें मिलेंगी, टैक्स में कितनी रियायत है। विपक्ष में होने के नाते क्या ऐसे कोई पॉइंट्स आपके पास हैं जो इस बजट में होने चाहिए? पहले तो उस पर बात करें। देखिए, बजट में सबसे पहले तो कृषि पे होना चाहिए, रोजगार पे क्या काम कर रही है सरकार, एमएसएमई पे क्या काम कर रही है वो होना चाहिए। महंगाई दर अभी जून में जो खाने की वस्तु है उसकी 9.2% महंगाई दर हुई है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि कहाँ पे काम करना है। लेकिन आपने हलवा सेरेमनी का जिक्र किया राखी जी, हलवा सेरेमनी 7 साल से देख रहे हैं हम।
जो निर्मला जी ने 7 सालों में हलवा बनाया है तो वो अर्थव्यवस्था का हलवा बनाया, वो मुंह मीठा नहीं कराया है, वो देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है। मैं आपको आंकड़े दूंगा, और मेरे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े हैं, और आंकड़े आप उठाइए 2014 से लेके 2023 तक के एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े। उसमें कहा गया है कि 2014 में जो हमारा एनपीए था वो 2.5 लाख करोड़ था, आज 14 लाख करोड़ है। पिछले 10 सालों में बैंक फ्रॉड 10 लाख करोड़ से ज्यादा हुए हैं। पिछले 70 सालों में जो देश ने कर्ज लिया था वो 54 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और आज ये बढ़कर 205 लाख करोड़ का हो गया है। ये भी मैं कुछ महीनों के पुराने आंकड़े दे रहा हूं, हो सकता है 250 लाख करोड़ का कर्ज हो गया हो अब तक। दूसरा मैं कहना चाहूंगा किस तरीके से जो एनपीए जो है 2.5 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ हुए, वहीं कॉर्पोरेट लोन जो है वो 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, और 6 लाख से ज्यादा कंपनियां जो थी एमएसएमई थी वो देश में बंद हो गई। उसकी वजह से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा समस्या हुई वो बेरोजगारी की हुई, और 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। तो भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, और ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं, निर्मला जी पहले ऐलान कर चुकी हैं कि 2024 और 25 तक हम देश की संपत्ति नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंतर्गत 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आने वाली आगामी 23 तारीख को हम देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या बेचने के लिए पिटारा खोलने वाली है, देश की कौन कौन सी संपत्ति उद्योगपतियों को औने पौने दामों में बेचने वाले, वो भी हमारी नजर होगी। सबसे आपने एक सवाल और पूछा कि क्या काम होना चाहिए। हेल्थ केयर पे अभी लैंसेट ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2024 अप्रैल में, उसमें कहा था भारत जो है 1.2% जीडीपी का शेयर जो है वो हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है, जिसको मोदी सरकार ने सिरे से नकार दिया था। तो इस पे मैं जानकारी चाहूंगा कि कितना आपका बजट है हेल्थ केयर पे, कितना होने वाला है और पिछला कितना है, क्योंकि 2018 से निरंतर हेल्थ केयर का बजट गिरा है, और डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि जीडीपी का 5% जो है हेल्थ केयर पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, रोजगार पे खर्च होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बंदरबाद किया है। एक रिपोर्ट और आई है, कि ये कह रहे 2047 में भारत विकसित बनेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। बहुत बढ़िया बात है, हम भी चाहते हैं बनना चाहिए। क्या डॉलर उसमें 100 पार होगा या 200 पार होगा? और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा, जो प्रति व्यक्ति पर महीने की आय है उसमें भारत नंबर 1 है दुनिया में। अभी जो रिपोर्ट आई है, केवल एक भारतीय एक महीने में $45 कमाता है, जबकि पाकिस्तान $114, एक नागरिक $114 कमा रहा है। तो इस तरीके से विकसित करेंगे तो ये हमारी तो समझ से बाहर है। क्या होने वाला है देखना है, किस तरीके से देश को लुटाया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कुछ नहीं होने वाला, नई स्कीम आएगी, किस तरीके से देश की संपत्ति को लुटाया जाएगा। ठीक है, देखेंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लोकेश जी, सबसे पहले मुझे लगता है जिस बजट की बात हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस सरकार के बाद ये पहला बजट होगा। अंतरिम बजट जो था उसमें वो सारे ऐसे बड़े कनेक्शंस या बड़ी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन ये इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं और इंतजार भी है 23 जुलाई का क्या कुछ आएगा। देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बजट से आने वाले समय में बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। जो एक एजेंडा या संकल्प बीजेपी का है कि हम 2047 तक प्रॉपर विकसित हो जाएं, हम एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ें, उसके लिए आप चाहे रेलवे में जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की और चीजों के लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई चीजें भी लेकर चलनी है, जिसमें से बार बार बात जहां महिला सशक्तिकरण की आती है, किसानों की आती है, बेरोजगारी की आती है। ये वो मुद्दे हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। इन सबसे इतर टैक्स, उसमें यदि आप कहीं कुछ ऐसा करते हैं तो शायद आम जनता को लगेगा कनेक्ट हुआ, लेकिन आप सिर्फ बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जैसे विपक्ष कह रहा है कि उसकी स्ट्रैटेजी अलग चली जाएगी बजट की, तो वो बड़े समझने की जरूरत है आम भाषा में कि कैसा हो सकता है। राकेश जी, सबसे पहले जो जनता है उसको हम लोग ये समझा देते हैं कि बजट क्या है। बजट एक लेखा जोखा है सरकार का, जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय का ब्यौरा देती है। अगर हम लोग पिछली बार के बजट को ही देखें तो सबसे ज़्यादा जो आय अर्जित की जा रही है वो कहाँ से की जा रही है? बोरोइंग से की जा रही है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि उधार लेना। तो यहाँ से हमारे पास में मुख्य रूप से 28% जो है, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा पैसा जा कहाँ पे रहा है, तो अगर जाने की अगर हम लोग बात करें तो ये पैसा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। यहीं पर ही मान के चलिए आप आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। कैसे सॉल्व हो जाती हैं? इसका मतलब ये है कि मैं उधार ले रहा हूँ और ब्याज दर ब्याज में चुकाता जा रहा हूँ। तो हमें समझना होगा कि कितना उधार हमारे लिए ज़रूरी है, नंबर एक बात।
दूसरी चीज़ कि जहाँ तक बेरोजगारी की बात रही या फिर हम लोग महंगाई की बात करें, तो बेरोजगारी जिस आधार पर निकाली जाती है उसके कई आधार हैं। अगर आप पिछली बार का अगर आप अंतरिम बजट देखेंगे तो मेरे पास में डेटा है, मैं उसी को ही बता रहा हूँ कि बेरोजगारी जो है वो 6.1% थी। मैं ये बात कर रहा हूँ 2017-18 की। और अगर हम लोग 2022-23 की बात करें तो बेरोजगारी की दर जो है 3.2% हो गई है। जैसे कि मल्लिक जी ने बोला कि हाँ, अलग अलग ब्यौरे, अलग अलग जो आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में बेरोजगारी है। लेकिन हमको समझना होगा कि बेरोजगारी किस प्रकार की है, कि भारत में एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में कुछ नहीं है कि हमारी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि महंगाई का बढ़ना अच्छा है या खराब है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी कहेंगे कि ये तो खराब बात है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। कुछ दर तक महंगाई का बढ़ना अच्छा होता है। अब वो कुछ दर जो है वो आरबीआई और सरकार निर्धारित करती है कि कहां तक होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि महंगाई दर लोगों की परचेसिंग पावर से, मतलब क्रय शक्ति क्षमता से बाहर होते जा रही है। और ये कारण है जिसकी वजह से भले ही हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार का डेटा बोल रहा है कि बेरोजगारी कम हो रही है। आम जनता की अगर हम लोग बात करें तो आम जनता क्या चाहती है? अगर आप मेरी और आपकी बात लें तो हम चाहते हैं कि हमारी आय के साथ साथ हमारे जो परचेसिंग पावर है वो भी बढ़े। अगर आज मेरी आय 50,000 है और कल को ही बढ़ के 70,000 हो जाती है, लेकिन अगर महंगाई भी बढ़ जाती है तो ये तो केवल नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई। तो हम सरकार से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इस बार का जो बजट हो उसमें इस प्रकार से आय के स्रोतों को बांटा जाए जिससे सरकार के पास तो आए ही, और उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनके पास में उनकी क्रय शक्ति क्षमता धीरे धीरे बढ़े, है ना। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग मुद्रास्फीति या महंगाई की बात करें तो राखी जी यहाँ पर महंगाई भी क्या हुई है? कम हुई है। अब अगर मैं फिर से आपसे कहूं कि महंगाई का कम होना एक खराब सूचक है, कारण इसका यह है कि अगर महंगाई एक निश्चित मात्रा से कम हो रही है, मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा इसको, एक निश्चित मात्रा से अगर कम हो रही है तो इससे क्या होता है? इससे बिजनेसमैन जो होते हैं उनको लॉस होता है। बिजनेसमैन को लॉस होगा तो क्या होगा? वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करने लगेगा? बाहर करने लगेगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। और इस वजह से और बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग जब भी बजट को देख रहे हैं तो बजट में इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। जैसे एग्रीकल्चर, तो हमारी आज रीढ़ की हड्डी क्या है? एग्रीकल्चर है। लेकिन हमने देखा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। मैं देख रहा हूं पिछले एक दशक से जो सबसे ज्यादा बुराई की जाती थी मनरेगा की, मनरेगा में साल दर साल जो है वो पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो मनरेगा का डेटा था वो कहता है कि 60,000 करोड़ उन्होंने आवंटित किए थे, और जो अनुमानित था उसके बाद में ये हो गया 86,000 करोड़। अब आप सोचिए मनरेगा में हम लोग क्या कर रहे हैं? मनरेगा में हम उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं जिनके पास में स्किल नहीं है। क्यों दे रहे हैं? ताकि उनके पास में एक आय स्रोत हो और वो बाजार में जाके इस पैसे को खर्च करें, ताकि फिर से वही कि धीरे धीरे जो है ये साइकिल में चीजें आ जाएं। और उसके बाद आती है सबसे मुख्य बात, टैक्स की बात या रेवेन्यू की बात, जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो रेवेन्यू दर बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको इस बार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी का ये 3.0 बजट है। और जिस तरह से जो वोटिंग प्रेफरेंस चेंज हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो बजट होगा वो आम जनता को ज्यादा खुश करने के लिए होगा। उसमें टैक्स स्लैब में आप कह सकते हो कि आपको थोड़े ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। और उसी के साथ साथ जैसे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो एक दर होना चाहिए हमारे पास में, जिसमें हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मिशन जो है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं ये जो बजट आएगा उसमें आपको टैक्स स्लैब्स में थोड़े से राहत मिलेगी। और जो ई व्हीकल्स है उसमें सरकार बिल्कुल सपोर्ट करने वाली है। और उसी के साथ साथ जो सोलर पावर ग्रिड्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो बजट है वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और मुख्य रूप से उन्हीं को टारगेट करके इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और जाहिर तौर पर ये इस वक्त ज़रूरी भी होगा क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां सरकार के पास हैं, उनको करना भी है। इलेक्शंस भी होंगे कुछ स्टेट्स के, तो मुझे लगता है वो भी उनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो एक कहते हैं ना कि भुनाने की कोशिश तो करेंगे जाहिर तौर पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए सोचें, जनता को तो आपको माइंड में रख के तमाम चीज़ें करनी होंगी। नवनीत जी, आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं इस बार के बजट से? बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि शामिल किया गया है, और आरोप प्रत्यारोप से अभी फिलहाल क्योंकि अभी मैं जनरल सबका व्यू जान रही हूं कि इस बजट में क्या कुछ हो सकता है या क्या करने की जरूरत है। देखिए, निश्चित ये आगे आने वाले 5 साल के लिए सरकार की रूपरेखा बताएगा ये वाला बजट। ये मोदी 3.0 का बजट है। और निश्चित रूप से देखिए, पिछले अगर हम मोदी 2.0 की बात करें तो जो पहला बजट आया था उसमें मोदी सरकार ने ये एक टारगेट तय किया था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को
वो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब वो टारगेट अभी पूरा नहीं हो पाया है, ये एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें आपको समझने की है कि ये जो 3.0 का बजट है, जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे कि क्योंकि हमारे जो इस बार चुनाव हुए हैं और उसमें जो वोट देने का प्रेफरेंस लोगों का चेंज हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार आम जनता को खुश करने की इसमें कोशिश करेगी। जहां तक आयकर के स्लैब की बात है, तो आयकर के स्लैब जो है पिछले 12 सालों से नहीं बढ़े। अगर आपको बिल्कुल इसको देखें माइन्यूटली, तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद की इनकम पर टैक्स लगता है। वो एक अलग बात है कि 87A के अंतर्गत रिबेट की राशि कंटिन्यूसली बढ़ाई जाती गई और उसकी वजह से कम आय वालों को 5 लाख रुपए तक और 7 लाख रुपए तक टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे लोग जिनकी आय 7 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से ज्यादा है, नए टैक्स रिजीम में जिनकी आय 7 लाख से ज्यादा है या पुराने टैक्स रिजीम में जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है, उनको जो टैक्स देने का कैलकुलेशन शुरू होता है वो 2,50,001 से शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 7 लाख 1 रुपया भी कमा रहा है तो उसको 3 लाख के बाद से टैक्स देने की आवश्यकता शुरू हो जाती है। तो ये जो स्लैब रेट हैं, ये पिछले 12 सालों से नहीं बढ़े। और जहां तक हम महंगाई की बात करें, तो पिछले 12 सालों में महंगाई दर कहां से कहां पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे जो इनकम टैक्स के कलेक्शन की हम बात करें, जीएसटी कलेक्शन की बात करें, सरकारों के जो पुराने बजट के टारगेट थे, ये उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। सरकार टारगेट बनाती है 100 रुपए का और कलेक्शन आ जाता है 110 रुपए का। ये सरकार की आप तारीफ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मामले में कि उन्होंने कर विभाग को इतना चुस्त दुरुस्त बना दिया है कि वो टारगेट से ज्यादा कलेक्शन करके दे रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो। तो ये एक बड़ा एप्रोप्रिएट समय है कि अगर सरकार देश की जनता को कोई राहत देना चाहती है, कोई सौगात देना चाहती है, तो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। और सरकार को इसमें टैक्स की दरों में जो बेसिक स्लैब रेट्स हैं उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। कई सारी जो ऐसी एक व्यापारी वर्ग अभी बहुत ज्यादा दुखी चल रहा है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, कि जिस तरीके की सख्ती उनसे की जा रही है। देखिए, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, गलत तरीके से टैक्स बचाने की बात करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपने नियम कुछ इस तरीके के बना लिए हैं जिससे एक ईमानदार व्यापारी जो एक छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहा है, उसको भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अभी आपने देखा होगा जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई 22 जून को। उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे निर्णय लिए जो कि एक आम व्यापारी को, आम व्यक्ति को, आम जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को राहत देने वाले हैं। तो उस तरीके की कई सारी चीजें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में आएंगी। तो एक आम आदमी को, भले ये पोस्ट इलेक्शन बजट है, एक आम आदमी को एक बड़ी उम्मीद है इस बजट से, खास करके व्यापारी वर्ग को, क्योंकि यूं समझा जाता था कि बीजेपी का जो एक कोर वोटर है, व्यापारी वर्ग उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शायद ये जो वोटिंग में प्रेफरेंस चेंज हुआ है, ये उसमें व्यापारी वर्ग का भी एक बड़ा भूमिका है। तो शायद अब इस बजट में उस व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। सुमन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? सुमन जी, आ रही आवाज, आ रही है आपकी आवाज। सुमन जी, इसी को थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, ये बात तो सच है, इस बार के जो रिजल्ट आए हैं उसमें वाकई में काफी एक बदलाव दिखा। मतलब उतना शायद उम्मीद थी नहीं, लेकिन एक अच्छे रिजल्ट हमने देखा। और ये बात है कि जो एक माइंड चेंज हुआ, मुद्दों ने जो काम किया, जो स्ट्रेटेजी हुई, क्योंकि देखिए जो आया नतीजा वो अब एक्सेप्ट है, अब सारी चीजें सामने हैं और आने वाले कुछ इलेक्शंस बाकी हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी एक चुनौती जैसा होगा इस सरकार के लिए ये बजट, और उनको ये वाकई वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसी चीजों को शामिल किया जाए ताकि आने वाले जो कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हैं उसमें कम से कम उनको एक नुकसान न झेलना पड़े। क्योंकि वाकई यदि जनता से कनेक्ट करती हुई चीजों में कोई रियायत नहीं हुई तो फिर खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आई ही चीजें ऐसी हैं सामने। राखी जी, मैं किसी अर्थशास्त्री की भाषा में नहीं, बल्कि जो आम आदमी, खासतौर पर मिडिल क्लास है, उसकी भाषा में इस बजट पर कुछ कहना चाहूंगा। ये 7वां बजट हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी पेश कर रही हैं, लेकिन हमें देखना है कि इन 7 बजटों से आम आदमी की जिंदगी में कितना सुधार हुआ है। आज भी आम आदमी अपने आप को वही खड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अमीर कुछ ज्यादा अमीर हुए हैं, गरीब और मिडिल में अपनी जगह खड़ा हुआ है। सरकार क्यों नहीं करती ऐसा कि आम आदमी को राहत देने का रास्ता निकाले? आज शिक्षा का हाल क्या है, इतनी महंगी हो गई है।
अगर आपने अपने बच्चे को MBBS करवाना है तो 15 लाख रुपए सालाना फीस है। बच्चे की कोचिंग करानी है, एंट्रेंस टेस्ट की 2-2 लाख 3-3 लाख फीस है। इलाज आपको पता कितना महंगा हो गया है। मल्टी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, सरकार का ध्यान यहाँ क्यों नहीं है कि आम आदमी को वहाँ कम से कम राहत तो मिले, उसकी रोज की जिंदगी। बड़े लोगों को चिंता नहीं होती, जो आम आदमी है उसकी जिंदगी में सुधार तो कुछ हो। आज क्यों नहीं सरकार इसके 11-12 साल हो गए आयकर की सीमा क्यों नहीं बढ़ा रही है? पेट्रोल डीजल को GST पे क्यों नहीं ला रही है? आधा पैसा लोगों का पेट्रोल डीजल पे खर्च हो जाता है, क्यों नहीं लाती उसको? और खास तौर पे युवाओं, महिलाओं, इनके लिए सरकार क्या कर रही है बजट में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। जो अपने कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि NPS की जगह OPS लाया जाए। इंतजार कर रहे हैं अपना बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्यों नहीं OPS लागू कर रही है? 8वें बाद वेतन आयोग की घोषणा क्यों नहीं करी अभी तक सरकार ने? होम लोन को सस्ता क्यों नहीं कर रही है, ताकि गरीब आदमी मकान ले सके उसमें? ये सारी ऐसी बातें हैं। इस बजट में सरकार को आम आदमी पर केंद्रित होकर, मिडिल क्लास से केंद्रित होकर अपना बजट पेश करना चाहिए। नहीं तो ये देख ले कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में इनको झटका लगाया बड़ा, आने वाले जो 3 विधान महाराष्ट्र में हो रहा है, हमारे हरियाणा में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, इन चुनावों में बड़ा झटका उनको करंट लगने वाला है। आम आदमी परेशान है। इस बजट से अगर सरकार को राहत दे पाई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। RP श्रीवास्तव जी, इस बजट से कितनी उम्मीदें कह लीजिए जनता को तो है ही, लेकिन ये बजट जो है ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई आने वाले जो अपकमिंग इलेक्शन हैं और हाल ही में जो अभी कई राज्यों में जो उपचुनाव के रिजल्ट आए थे उसके भी हमने नतीजे देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ, तो क्या ये उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए चुनौती है कि वो सारी चीज़ों को बैलेंस करके इसमें शामिल करे, और क्या ऐसा संभव होता दिखते हैं आप? देखिए राखी जी, 3-0 का पहला बजट और पूर्ण बजट। दूसरी बात है, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ, और बहुत सारी चुनौती सरकार ने खुद खड़ा करके रखा है। खाका 2047 का है और बजट जो है अभी 1 साल का पेश हो रहा है। अब इनके सामने ये समस्या है कि अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार होना चाहिए, सारी चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा। दूसरी बात है टैक्सेशन की बात। अभी सुमन जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स की मार झेल रहा है आज की डेट में, तो निश्चित रूप से प्रभावित है। आय उतनी बढ़ी नहीं, उसकी तुलना में टैक्स उसको कितना भरना पड़ता है। और ये टैक्स का केवल एक ही माध्यम इनकम टैक्स नहीं है, बल्कि GST का सब सामान पर जो टैक्स लगता है, एक पर 2-2, 3-3 बार टैक्स लग जाता है एक ही सामान पर। एक बार प्रोडक्शन पर लगता है, दूसरा सेल पर लगता है। इस तरह से टैक्स भरता कौन है? पहली बात तो ये, तो इनमें क्या राहत मिलेगी ये देखना होगा। निर्मला सीतारमण जी अभी जिस तरह से बजट आने के पहले हलवा सेरेमनी की हैं, लगता है कि हलवा खिलाने वाली है देश की जनता को। अब वो किस तरह का मिठास आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक ढांचे में सुधार करना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमको लगता है कि तीसरी बार जो सरकार बनी है मोदी सरकार, उसमें पक्की बात है कि इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। सिर्फ चुनाव को लेकर के अगर बजट आया तो निश्चित रूप से किसी को खुश करने की बात होगी, किसी स्टेट को स्पेशल पैकेज देने की बात होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आम लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क कितना पड़ रहा है, वो देखना होगा। हम लोग अर्थशास्त्री नहीं हैं, हम आम भाषा में बात करते हैं कि बजट का मतलब लोग समझते हैं क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुआ। अभी आप देखिए, मैं कल भी पढ़ रहा था कि SBI जो है हाउसिंग लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा तो लोग कैसे सामान खरीदेंगे, किस तरह से मकान बनाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ेगा लोगों के ऊपर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप देखना फिस्कल डेफिसिट क्या है, अपने GDP बढ़ाइए, बिल्कुल 5 ट्रिलियन नहीं, हम तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा इकॉनमी होनी चाहिए भारतवर्ष की। हम तीसरे से भी ऊपर जाना चाहें, लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर आप कितना ज़्यादा लोगों को मजबूत करें। देखिए, लोग मजबूत होंगे तभी इकॉनमी बढ़ेगी। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तभी खरीदारी करेंगे, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। और रही बात ये कि हमें लगता है कि इस बजट में निश्चित रूप से संतुलन स्थापित करने का प्रयास होगा। खास करके
युवाओं, किसानों और तमाम इंडस्ट्री सब पर कहीं न कहीं फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ टैक्स घटाने बढ़ाने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हमको लगता नहीं होगा, बल्कि उसका संतुलन स्थापित करना होगा। हमको लगता है कि आने वाला बजट भारत सरकार निश्चित रूप से एक संतुलित बजट पेश करने का प्रयास होगी, न कि किसी को लुभाने की और न किसी को। देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें भी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से सुधार हो सकता है। ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मलिक जी ने एक बात उठाई थी, अब थोड़ा सा मैं उसमें एक राजनीतिक रूप से आती हूँ। देखिए, विपक्ष है, जायज़ है उनका सवाल भी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या लाएंगे, 23 जुलाई को क्या सामने आएगा वो तो सामने आएगा, तब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये पहलू भी देखना होगा, जिस तरह से कहते हैं कि बजट में आएंगी, अब हम कितनी चीज़ों को और बेचेंगे, अब हम और कितने कर्जे में आएंगे, अब हमारे पास और कितनी चीज़ें होंगी, मतलब यहाँ से लीजिए, बेच दीजिए, चले जाइए। तो जो बर्डन भी आ रहा है, उस बर्डन को भी कैसे उतारेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी क्लियरिटी सरकार को देनी चाहिए, जो जानना चाहते हैं, खासतौर पे विपक्ष भी। देखिए राखी जी, बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूंगा, 2014 से पहले जो हमारी सरकार नहीं थी, तो आपने देखा होगा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से, किस गति से चल रहे थे, ये बताने की जरूरत नहीं है, धरातल पर दिखाई दे रहा है। हमारे देश में सिंगल रोडों का निर्माण था। अगर आप कहीं अगर दिल्ली से आप मथुरा भी जा रहे हैं तो 1.5 घंटे का रास्ता है, आप 5 घंटे में पहुंचते थे। आज 1.5 में नहीं, 1 घंटे में मथुरा पहुंच रहे हैं। इस तरह के हमने पूरे देश में हाईवे बनाए हैं, खाली एक जगह नहीं बनाए। ये हमारी देन है। इसी तरह से हमारी जहाँ सेनाएं बॉर्डर पे बैठी है, वहां उनको जाने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी जाता था, अगर हम लेह में जाते थे तो लेह पहुंचते पहुंचते हमें 15 से 20 दिन लगते थे। आज हम जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू से 4 या 5 घंटे में पहुंच जाते हैं बाई एयर। अब वहाँ अच्छे जो है ना हेलीपैड और एयरपोर्ट भी बन गए हैं, तो बाई एयर भी हमें जाने की अब दिक्कत नहीं होती है। पहले तो वहाँ एयरपोर्ट भी ढंग के नहीं थे। तो ये चीजें सरकार कर रही है 2014 के बाद। अभी जैसे इन्होंने कहा स्वास्थ्य के बारे में, हिंदुस्तान में एक एम्स था मात्र 2014 से पहले दिल्ली के अंदर। आज आप देख लिए कितने एम्स बन चुके हैं। आज इंजीनियर कॉलेज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रहे हैं। इन्होंने कितने एम्स बनाए। हाँ, इनके कार्यकाल में एक काम बहुत अच्छा होता था, ये इनके प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने आके सबके सामने कहा था कि अगर हम विकास के लिए 1 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। तो वो हमारी सरकार में नहीं हो रहा है। अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो लास्ट में 1 रुपए ही तक पहुंचता है, 15 पैसे नहीं पहुंचते। और जो पैसा सरकार टैक्स के माध्यम आ रहा है वो हम विकास में लगा रहे हैं, विकास करके दिखा रहे हैं। ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, एक सेकंड मैं रुकूंगी। एक छोटा सा सवाल इसी से कनेक्ट करते हुए, मुझे लगता है आपने एम्स का जिक्र किया और भी डेवलपमेंट की बात करी, मैं किसी चीज को काटूंगी नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। लेकिन इन चीजों के साथ साथ हमें वो चीजें भी देखनी पड़ेगी कि हम हॉस्पिटल तो बनाते हैं, लेकिन क्या उनमें डॉक्टर्स हैं, क्या उनमें फैसिलिटी है, क्या वो आम जनता जो जा रही है उसका प्रॉपर लाभ ले पा रही है। जो बच्चे पढ़ के आना चाह रहे हैं, बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं एजुकेशन को लेके, कहाँ कौन कैसे चला जा रहा है। मतलब ये स्थिति हो गई है कि एग्जाम भी नकल कर करके जा रहे हैं, वो तो पकड़ाई में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अब तो ये भी संदेह हो जाएगा कि जो पहुंचा है पता नहीं उसे कुछ आता भी है कि नहीं आता। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात राखी जी आपने कही। ये सवाल आपने जो कहा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सत्यता है कि जिस पद पे जो लोग बैठे हैं क्या उस योग्य हैं। यही हो रहा था अभी तक। ये जो पेपर लीक, ये घोटाले जो हो रहे हैं, ये आज पकड़े जा रहे हैं। पहले पकड़े ही नहीं जाते थे, पता ही नहीं चलता था। अभी तो ऐसे पदों पे लोग बैठे हैं जाके, तो घोटाले भी तो इसी सरकार में हो रहे हैं सर। ही नहीं है राखी जी, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जो बैंक में लोन दिए जाते थे वो इस बेस पर दिया जाते थे कि कौन व्यापारी किससे जुड़ा है। और एमपीए जो हो रहा था सिर्फ इसीलिए हो रहा था, अगर एक दिवालिया हो गया बैंक का लोन लेके तो बोले इसको 10 करोड़ और दे दो लोन। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता थी।
जितने भी लोग हमारा जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, विदेश में पहुंचे हैं जाके, वो कांग्रेस सरकार में लोन दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिए गए। ये सब इनकी देन थी। तो ये इस तरह की सरकारें थी, इनके टाइम से लूट होती थी। अभी तो राहुल गांधी अरबों नहीं खरबोपति है, इनकी खरबों की जायदाद विदेशों में है, इंडिया में नहीं है। आप मैं एक और देना चाहूंगा, जो उनके जीजा श्री है रॉबर्ट वरेरा, जब उनकी शादी हुई थी तो उनके सर बाकी के जो अरबपति भागे हैं और बाकी लोगों के जो घोटाले थे, जो पैसे ले लेके चले गए, वो किसकी सरकार में भागे सर? तो हम सरकार को तो बीच में ना ही लाएं, मदद तो सब एक दूसरे की कर ही रहे थे। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इस तरह के घोटालों पर बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है, कोई नहीं हो रहा है। मगर कांग्रेस, मैं जवाब दे दूं? हाँ मलिक जी बस एक मिनट। कांग्रेस सरकार में बैंक लोन देती इसलिए थी कि कितना इसमें तो कमीशन कहा जाएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार में बैंक कमीशन नहीं देती है। अगर कुछ गलत करेंगी तो वो दूसरे दिन। चलिए, मैं बहुत ज्यादा मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, पर क्योंकि बाकी मेहमान भी, मलिक जी एक छोटा सा सवाल, मलिक जी एक छोटा सा सवाल पूछ लेने दीजिए, नहीं तो वो क्या मेरे अंदर रह जाएगा वो प्रश्न। सब कुछ छोड़ दीजिए, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, वो काला धन आने वाला था, वो कहाँ गया सर? वो कहाँ आया, मतलब उसका क्या हुआ? देखिए राखी जी, आपने देखा होगा कि काले धन किस तरह से आ रहा है, लिस्टें भी वहां से निकल के आ रही। काला धन पकड़, आपने देखा नहीं था झारखंड में 352 करोड़ रुपए पकड़ा गया था कांग्रेस। सर झारखंड से नहीं, वो तो कहाँ, स्विट्जरलैंड से, स्विस बैंक से, पता नहीं विदेशों से आ रहा था, जो चले गए थे भाग भाग के लेके। राखी जी, यही तो काला धन है कि जो इन्होंने छुपा के देश को लेके विदेश तक रखा था, जिसको हम पकड़ के जनता के लिए लेके आ रहे। इसी तरह से हम बंगाल में देखो कि उनके एक शिक्षा मंत्री के यहाँ कितना कमरे भरे थे नोटों से। ये काला धन नहीं है तो क्या ये सफेद धन है? तो हमने यही तो किया है कि जितना उन्होंने देश को लूटा था, वो इनके हालत से हाथ डाल के निकाल के ला रहे हैं। जनता का पैसा है, जनता के काम आएगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, थोड़ा बता दें कि ये 352 करोड़ रुपए कौन सा धन था? ठीक है, एक मिनट, चलिए मलिक जी अपनी बात रखिएगा और जवाब भी देते जाइएगा। जी, मैं सब चीजों पे जवाब दूंगा। भदौरिया जी बहुत ज्यादा विद्वान आदमी है, तो मैं हर चीज का जवाब दूंगा इनका। पहले इन्होंने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रहा है। पहले रोड नहीं थे देश में। NHI पे 2014 में 17,000 करोड़ का कर्ज था, आज 5 लाख करोड़ का कर्ज है। तो ये जो रोड बना रहे हैं ना, ये आपकी कमा के नहीं बना रहे हो, आप ये उधार लेके बना रहे हो, उधार की जिंदगी जी रहे हो। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? मैं अपने जिले से दिल्ली जाता हूं, पहले 1,000 रुपए में पहुंच जाता था पेट्रोल डाल के गाड़ी में, अभी 3,000 लगते हैं पेट्रोल और टोल टैक्स मिला के। तो ये जो आप बना रहे हो रोड, ये सब कर्ज लेके बना रहे हो, आपने कमा के नहीं बनाया। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ। अभी शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, 5 करोड़ परिवारों का पैसा डूब गया, कौन जिम्मेदार है? DHFL घोटाला अभी गुजरात में हुआ 34,000 करोड़ का, AB शिप घोटाला गुजरात में हुआ 22,000 करोड़ का, और PM केयर्स हो, और कौन कौन से घोटाले हुए अभी आपको लिस्ट दूंगा ना, पूरी चिट्ठी खुल जाएगी। दूसरा, और आप कह रहे हो कि 300 करोड़ निकला। अमित शाह ने जब नोटबंदी हुई थी, अमित शाह की बैंक में, जिसमें वो डायरेक्टर है अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक में, 700-750 करोड़ रुपया जमा हुआ था। जांच कराइए किसका था वो पैसा। PM केयर्स में लोग आवेदन दे रहे हैं कि हमें खर्चा, बच्चे जो ऑर्फन हुए हैं, जो यतीम हुए, वो आवेदन दे रहे हैं कि हमें, आपने जिम्मेदारी ली थी हमारी PM केयर्स, आप वो भी एप्लीकेशन रद्द कर दे रहे हो। तो देश को आपने कर्जे में ढकेला है। डॉलर आप कहते थे 30 रुपए का हो जाएगा, 84 का हो गया है। कर्ज लो, देश को भुखमरी की कगार पे ला दिया है। भुखमरी की सूचकांक में हम 111 नंबर पे 121 देशों की सूची में। ये क्या है का क्यों हो गया ये? और आपने कहा कि आपने एक बात और बहुत अच्छी बोली, सेना की बात बहुत करते हैं, क्योंकि आप पूर्व सैनिकों में आपको नमन करता हूं, सलाम करता हूं, लेकिन अग्निवीर जैसी योजना ने देश को कमजोर करने का काम किया है। हम कह रहे हैं कि इसको रद्द कीजिए। 1.5 लाख से ज्यादा पद आर्मी में खाली पड़े हैं, रेलवे में 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, आज भी एक्सीडेंट हुआ है। और वो जो आपके रेल मंत्री थे वो कह रहे कवच ला रहा हूं मैं, अब एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो आज क्यों ट्रेन हो गई पटरी से गाड़ी? ये पूछना चाहता है देश, क्यों हत्याएं हो रही हैं देश में?
तो ये जो आपका खोखला नाटक है कि हम विकास कर रहे हैं और ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी, 2022 का वादा था, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था किसानों की आय डबल होगी, आय तो डबल नहीं हुई, लेकिन खर्चे उसकी लागत डबल हो गई है। और आपने कहा था 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और हुई है 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो आपने क्या करा है, देश को कर्जदार बनाया है। हर जितने भी हम लोग बैठे हैं, मोदी जी ने हर आदमी पे 1.5 लाख रुपए का कर्ज हम पे कर दिया है। अब वो कौन चुकाएगा? आने वाली पुश्तें चुकाएंगी, आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। और ये जो फोबिया है आपको गांधी परिवार का, कभी वाड्रा जी को लाते हो, कभी राहुल जी को लाते हैं, ये फोबिया से हट जाइए। देश आपको ठिकाने लगा चुका है, जनता जान चुकी है कि झूठ का, मीडिया मैनेजमेंट का और इवेंट मैनेजमेंट से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए नीति होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। केवल उद्योगपतियों का विकास हुआ है और गरीब आदमी और गरीब हुआ है। जितना जो इनइक्वालिटी इंडेक्स में आप देख लीजिए, भारत सबसे नीचे होगा। कौन सी सूचना है जिसमें हमने आज तरक्की की? प्लीज एक एक करके बात करिए, ऐसे बोलेंगे ना तो ऑडियो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं सुन नहीं पाऊंगी प्रॉपर तरीके से। जब मैं अपनी बात कह रहा था तो आपने हमें ये बीच में बोलने लगे, बोले जवाब दे दे, और फिर आपने भी कहा कि ठीक है, मगर ये नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आपने जवाब देने के लिए नहीं समय दे रहे, तो ये तो सर मैंने आपको भरपूर समय दिया था, वो बोल रहे हैं उन्हें भी भरपूर समय दूंगी, बाकी मेहमान तो बोलेंगे ही। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, आपने जब पूरा बोला उसके बाद ही मैंने उनको मौका दिया। राखी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जितने तथ्य दिए, एक में भी एक सत्यता दिखा दे, एक में भी ये सबूत पेश कर दे तो हम मानेंगे। इनके राहुल गांधी जिस तरह से हर बात को, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, आज आपकी सरकार है 10 साल से, आपको जवाब देना है। आप बोलने दो, अब मुझे बोलने दो, आप अपने बोल चुके हो, अपना समय। थोड़ा जल्दी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बाकी मेहमान भी बचे। राहुल गांधी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर सत्य बोलते हो? सदन में खड़े होकर झूठ बोलते, सदन की गरिमा को वो नहीं मानते, संविधान को वो नहीं मानते, और देश और आज वो पूरे हिंदुओं को कहने हिंसक है। सर कौन सी बात ला रहे हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी? अच्छे हम अर्थव्यवस्था पे, बजट पे बात कर रहे हैं, कहाँ हिंदू हिंसक क्या क्या बीच में आ रहा है? नहीं सर प्लीज, हर व्यक्ति को पता है कौन। डेवलपमेंट पे बात करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, बजट पे बात करें, टैक्स पे बात करें, विकसित भारत बनाने पे बात करें, कहाँ कौन हिंदू हिंसक? तो सर ये तो हमेशा चलता रहता, अभी फिर आ जाएगा इलेक्शन में। दिल्ली छोड़ो, करीब 5 जवान शहीद हुए, आप रहने दीजिए। आप आर्मी से एक्स हो, आप एक्स सर्विस मैन हो, आज आप बोल रहे हो कि आर्मी आतंकवाद। चलिए ठीक है, देखिए समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। प्लीज कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी और मलिक जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, बाकी मेहमानों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, समय बचेगा मैं वापस से समय दूंगी आपको। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी प्लीज। ड्रिल कर रहे हो ना, टॉपिक से ड्रिल कर रहे हो, सबके पे बात कीजिए। सर आपस में डिबेट नहीं हो रही है आप लोगों की, और भी लोग शामिल हैं इस चर्चा में, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए। लोकेश जी देखिए, मैंने कहा था ना राजनीतिक रूप से हम इस पर जाएंगे, तो ये तो भिड़ंत इनकी होनी ही थी, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि वाकई में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, आपको करके तो कुछ अच्छा देना पड़ेगा। पार्टी के नेता हो। लोकेश जी आप अपनी बात रखिएगा। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मलिक जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। जी, अगर हम लोग सबसे पहले घोटाले की बात करें तो घोटाले में ऐसा है कि घोटाले पकड़े नहीं गए हैं, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि घोटाले सामने आ गए। अब आप उसमें अगर आप जो नीट का पेपर है उसका घोटाला ले लीजिए, पहले हम लोग इतने डिजिटली कनेक्टेड नहीं थे, तो आज हम लोग कनेक्टेड है, इस वजह से ही घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये तो कहना मेरे हिसाब से गलत है कि घोटाले इस वजह से सामने आ रहे हैं क्योंकि उसकी पड़ताल की जा रही है ना। अब हम लोग अगर मुद्दे की बात करें आज की, तो मेरे हिसाब से जो बजट का मुख्य मुद्दा है वो होना चाहिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट का या फिर बेरोजगारी का। अभी बेरोजगारी मुख्य रूप से है क्यों भारत में, इसकी एक मुख्य वजह जो मुझे समझ में आती है बेरोजगारी की, देखिए मैं पिछले 9 वर्षों से जो है एजुकेशन फील्ड में हूँ, रिसर्च फील्ड में हूँ, और मैं आम जनता में खासतौर पे जो युवा हैं उनके साथ में रहता हूँ। मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहा। मतलब कि अगर आज मैं किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है,
क्या उससे वो कोई एक एक्स प्रकार का रोजगार ले सकता है? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। अभी कैसे लेगा? आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है आज एआई के ऊपर काम कर रही है और हम लोग एआई से डर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में एआई इंसानों को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा, हम लोगों को उनको सिखाना चाहिए। तो क्या सरकार इस बार के बजट में कुछ इस प्रकार की योजनाएं लेके आएंगी जिसमें युवाओं को एआई के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने का मौका मिले? दूसरी बात, गरीबी की अगर हम लोग बात करें तो गरीबी क्या है? अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जब अब आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान नहीं जुटा पाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। अब इस गरीबी के लिए सरकार क्या कोई योजना लेके आ रही है? और अगर हाँ योजना हमारे पास में है तो उस पर कितना व्यय हो रहा है? मैंने आए दिनों देखा है कि हम नई नई योजनाएं बनाते हैं। एक योजना आती है, एक्स आती है, उसके बाद में दूसरी योजना वाई आ जाती है, लेकिन हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि जो पहली वाली योजना थी उसका फाइनल आउटपुट क्या आया है, क्या निकल के आया है, क्या हमने उसकी कोई मॉनिटरिंग की, और अगर नहीं की तो क्या हम उसके ऊपर कोई और दोबारा काम करना चाहते हैं? तो हमें इस चीज पे अब ध्यान देना होगा कि योजनाएं तो आती रहेंगी, एक के बाद में आप दूसरी लेके आ जाएं, तीसरी लेके आ जाएं, लेकिन जो योजना है, एक योजना है, आप उसको अच्छे रूप से चलाएं और निरंतर रूप से उसके ऊपर कार्य करते रहें, तो शायद आने वाले समय में जो वास्तविकता में जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। उसके बाद एक प्रश्न ये था कि एसबीआई जो है वो आरओआई क्यों ज्यादा चार्ज कर रही है? इसको और साधारण भाषा में समझाता हूं कि देखिए, हम लोग जो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं वो 1,40,000 1,70,000 अनुमान हम लोग मान के चलते हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की भी बात कर रहा हूं और मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं जिसमें प्रति व्यक्ति आय हमारे पास में ये। लेकिन इसमें हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रति व्यक्ति आय है, उन लोगों का क्या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते। आम जनता के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जहां पे आपका पीएफ कट रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप कोई सब्जी बेचते हैं या आपकी कोई पान की घुमटी है आपकी, या कोई ऐसा प्रकार का रोजगार कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं आता, तो उन लोगों का क्या? अब ऐसी कंडीशन में अगर ये मान के चलिए आप कि जो बहुत बड़ा बैंक है, एसबीआई है या पीएनबी बैंक है, अगर वो आम जनता को लोन देने लगे और उसमें आरओआई कम कर दे, हर आदमी लोन ले लेगा और उसकी पेइंग कैपेसिटी तो है नहीं उतनी, है ना? तो उस दर पे क्या होगा? फिर होंगे बैंकिंग फ्रॉड्स होंगे, तो आम जनता बैंकरप्ट होगी। और बैंकरप्सी का ये जो फॉर्म है वो किसको भुगतना है? आपको और मुझे भुगतना है, क्योंकि एसबीआई के पास भी जो पैसा है वो उसका खुद का नहीं है, वो इनडायरेक्टली जो है हमारी पैसा उनके पास में घूम फिर के जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अगर हम देखें तो अगर जो मॉनेटरी फॉर्म में जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही हैं, चाहे वो एसबीआई के द्वारा हो चाहे आरबीआई, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए ही की जा रही है। और मैं आपसे फिर से कहूंगा कि हमेशा ऐसा हुआ है और होता रहा है, इतिहास इसका गवाह है कि जब जब चुनाव आते हैं उस टाइम पर जो इंटरिम बजट होता है वो जनरली जनता के फेवर में होता है। और इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से चौंकाने वाले हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ये चाहेगी कि आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता उनका साथ दे, और इस वजह से उनका जो बजट है इस बार का वो इन्फ्लुएंस होके जाएगा आम जनता के पास। बिल्कुल ठीक है। नवनीत जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। डेफिनेटली, देखिए, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा इतनी सब बातों के मद्देनजर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का विशेष फोकस पिछले 2 टर्म से रहा है, और इस बार भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा खर्चा सरकार करने जा रही है। देखिए, होता क्या है कि टैक्स के माध्यम से जो पैसा सरकार हमसे वसूल करती है वो वापस से इकोनॉमी में कैसे आता है, उसको इकोनॉमी में लाने का एक सबसे बड़ा जरिया जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू। जैसा कि बात की गई कि सब हाईवेज बनाए गए, रेलवे के जितने भी हमारे, जैसे हम भोपाल से हैं तो भोपाल में एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया रानी कमलापति स्टेशन का, उस तरीके के कई सारे स्टेशन पूरे देश भर में डेवलप किए जा रहे हैं। तो विशेष तौर से ये जो बजट आने वाला है इसमें उम्मीद ये की जा रही है, और ऐसा होगा भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा भारी खर्च यहाँ पर किया जाएगा, जिससे वो पैसा वापस से पंप किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी में, जिससे जो इकोनॉमी का पहिया है ये तेजी से घूमेगा, और इससे सभी वर्गों को एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा उससे सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। ठीक है,
सुमन जी, मुझे लगता है एक जो बात अब आई है, हमें 23 जुलाई का इंतजार करना होगा जब वो बजट हमारे और आपके सामने होगा। किन चीज़ों को रखा है, किस फैक्टर को ध्यान में रखा है, इलेक्शन से कितना वो कोरिलेट करता है, ये सारी चीज़ें तब सामने आएंगी। लेकिन ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। योजनाओं को लेके जो बात चली थी कि ये हमने देखा है हर बार जो बजट आता है बहुत सारी चीज़ों के लिए करोड़ों का बजट सेंक्शन होता है। अब मुझे समझ यही बात नहीं आती कि आप करोड़ों का बजट लाते तो हैं किसी भी पर्टिकुलर योजना के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए, उसका आपने कितना इंप्लीमेंट कराया, उस बजट के अकॉर्डिंग कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, इस पर कोई बाद में बात नहीं करता। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, तो इसको कौन देखेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा राखी जी आपने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अंबाला कैंट का रेलवे स्टेशन जो है हरियाणा का, वो बड़ा जंक्शन है। 2-3-4 बजटों में उसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए बजट में चर्चा हुई। ये भी कहा गया इसको बनाएंगे। आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, वो एक एस्केलेटर लगा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात आपकी सही है कि घोषणाएं बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन अमल उन पर नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अमृतकाल का बजट है, हम उम्मीद करते हैं कि अमृत वर्षा होगी। चलो अमृत की वर्षा ना करो, छोटे मोटे राहत की वर्षा कर दो। जीएसटी करके आपने अपना खजाना तो भर लिया है, हमारे जेबों में छेद कर दिए हैं। कृपया उन छेदों के को बंद कर दो हमें, ताकि एक आम आदमी अपनी जिंदगी जी सके। मुझे लगता है कि सरकार के सामने जो प्रायोरिटी होगी वो आम आदमी को बजट राहत देने की तो होगी, साथ साथ जो उनकी सरकार में जिनको बचाई हुई जिन्होंने, आंध्र प्रदेश और बिहार, उनको जो बड़ा पैकेज देना है वो बड़ी समस्या उनके पास है। उनकी प्रायोरिटी होगी कि दोनों को नाराज ना किया जाए और दोनों राज्यों को पैकेज दिया जाए। आम आदमी के हिस्से में क्या आएगा ये तो बात की बात है। बिल्कुल सही बात है। और आपको बता दें कि लगातार मतलब काफी दिनों में, कम दिनों में चंद्रबाबू नायडू के तो बहुत चक्कर लग चुके हैं, तो वो तो सबसे पहले चल रहे हैं, तो वो उनको और नीतीश जी को, इनको तो उनको देखना ही है सबसे पहले। तो पहले तो यहाँ को सेट करेंगे, उसके बाद जनता को सेट करेंगे। तो ये आपने सही बोला, ये बात बिल्कुल सच है। तो ठीक है, देखिए अभी भी अपना फायदा देखते हैं पहले, तो उनको सरकार भी तो चले, सरकार ही नहीं रहेगी तो बजट कौन लाएगा सामने, ये भी बड़ा टास्क होगा। समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए, मैं सुन रहा था कि बजट में क्या होगा आगे, तो अब तो ये 23 तारीख को पता लग जाए क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार को उन सारी बुनियादी जो भी ज़रूरतें हैं या बुनियादी जो सुविधा मिलने वाली है उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में किस तरह से जो है फ्री बीज का एक चलन है, पूरे जो भी सरकार आएगी, चाहे भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, या जो अन्य सरकार जो आने के लिए दावा कर रहे थे विपक्ष हो, सबने एक बड़ा जो है अमाउंट बजट का कहाँ पर फ्री बीज में करने का प्रयास किया। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी वाला जो कल्चर है, इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। इससे बेहतर है कि उन लोगों को इतना रोज़गार और उनको इतनी व्यवस्था दें कि ताकि उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकें। लेकिन ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमको लगा नहीं कि अभी तक है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाई है, आप समझिए स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया और तमाम चीज़ें जो है सरकार की योजनाएं हैं, जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर में मुद्रा लोन, ये सारी चीज़ें सरकार ने किया पिछले 10 सालों में। लेकिन उसका धरातल पर कितना जो है, अगर उसका फैक्ट चेक करें तो हमें लगता है धरातल पर कितनी सफल हो पाई हैं, ये भी जो है इसकी मॉनिटरिंग करना भी सरकार का काम है। और जहाँ तक आने वाले बजट का सवाल है, अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू को 1 लाख करोड़ रुपया का बजट दे देंगे तो बाकी जगह क्या बांटने के लिए रहेगा। तो ये तो है, उनको सरकार चलाना उनकी मजबूरी है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये बजट आएगा, हमको लगता है किसानों के हित में होना चाहिए, नौजवानों के हित में होना चाहिए, मध्यम वर्ग को भी थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए। और आप ये देखिए कि अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि जैसे ट्रेन में सुविधा थी सीनियर सिटीजन को, उसको भी बहाल करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जो है थी, जो बाद में हटा दी गई, उन पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का भी है, ओपीएस में क्या सरकार करने जा रही है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सोचना होगा, और इस बजट में क्या आता है ये देखने की बात है। लेकिन एक बात तय है कि अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार की
की जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और तमाम चीज़ें बढ़ सके। बिल्कुल सही है। चलिए, समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, उम्मीदें हजार हैं, बजट का इंतजार है और 23 जुलाई को वो सामने आ भी जाएगा। अब क्या उस पिटारे से निकलता है ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन हाँ, चुनौती भी है क्योंकि सबको लेकर चलना है। एक तरफ अपनी सरकार में जो सहयोगी हैं उनके स्टेट्स को भी देखना है, दूसरी तरफ जनता के हित को भी देखना है, और आने वाले समय में जो इलेक्शंस है कई स्टेट्स में उनको भी बैलेंस करना है। तो ये चुनौती तो सरकार के लिए। अब देखते हैं कि इस बार बजट से क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।